हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 14 ऑफ सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता में जो आपका चैप्टर 14 है उसके बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर 14 है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाएंगे, ठीक है। जहां पे आज पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 190 से लेकर 194 तक के प्रोविजन प्लस 197, ठीक है। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे किसी अपराध का संज्ञान कौन ले सकता है। यदि मान लीजिए कोई अपराध होता है तो उसका संज्ञान कौन लेता है, ठीक है ना। कौन सा मजिस्ट्रेट लेता है, कौन सा जज लेता है, इसके बारे में। उसके बाद न्यायाधीश के अपराध यानी कि न्यायाधीश के द्वारा या फिर लोक सेवक के द्वारा कोई अपराध कर दिया जाता है तब वहाँ पर उसका अभियोजन किस प्रकार से चलाया जाएगा। सेशन जज संज्ञान कैसे ले सकता है, ठीक है। जब जो सेशन न्यायाधीश होता है वो संज्ञान कब लेता है और किस प्रकार से लेता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पे बात करें चैप्टर 14 की। तो चैप्टर 14 की हेडिंग क्या है, कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। जब किसी अपराध का संज्ञान लिया जाता है उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, ठीक है ना। उसके क्या क्या कंडीशंस होती हैं, प्रेसिडेंट क्या क्या शर्तें होती है, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं चैप्टर 14 में। संज्ञान कैसे लिया जाता है और कौन संज्ञान लेता है ये बताया गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है सेक्शन 190 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जुडिशरी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। अब पहले सबसे पहली बात की जो संज्ञान शब्द है उसको क्या सीआरपीसी में कहीं डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं किया गया है। यदि आपके दिमाग में आता हो कि डिफाइन किया गया है 2C में, ठीक है, तो वहाँ पे संज्ञेय अपराध बताया गया है, संज्ञान के बारे में नहीं बताया गया है। तो संज्ञेय और संज्ञान दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। अपराध 2 तरह के होते हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय, ठीक है ना। गंभीर प्रकृति के और कम गंभीर प्रकृति के। लेकिन संज्ञान का मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट जो न्यायालय है उसके ज्ञान में आ जाता है वो चीज़, ठीक है ना। तो उसके बारे में क्या करता है, उसकी प्रोसीडिंग करता है, आगे ट्रायल चलाता है, तो ये कहलाता है संज्ञान। मतलब उसके नॉलेज में आ जाना न्यायालय की, यह कहलाता है संज्ञान, ठीक है। मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान। पहले यहाँ पे जो बात बताई गई है कि इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कौन से अध्याय, जो चैप्टर 14 अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर 14 के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन विशेषतः सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है। अब यहाँ पे चाहे किसी भी अपराध हो, किसी भी प्रकार का अपराध हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो संज्ञान लिया जाता है सबसे पहले किसके द्वारा लिया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा। और मजिस्ट्रेट कौन सा होता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो सकता है या फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसे उपधारा 2 में, यानी कि यहीं पर आप देख सकते हैं उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसे अपराधों के जिनकी जांच या विचारण करना उसकी क्षमता के अंदर है उपधारा 1 के अधीन संज्ञान करने के लिए सशक्त कर सकता है। नॉर्मल तो क्या है, जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन वह संज्ञान तब ले सकता है जब उसका क्या कर दिया जाए, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उसको सशक्त कर दे, उसको पावर कर दे, इम्पावर्ड कर देता है, तब वहाँ पे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट भी संज्ञान ले सकता है, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट लेगा और सेशन न्यायाधीश भी नहीं लेगा। चाहे अब मर्डर भी हो जाता है तब भी जो यहाँ पे संज्ञान लिया जाता है पहले मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लिया जाता है। जब मजिस्ट्रेट के पास आता है तो वो सारी चीज़ देखता है और फिर यदि उसको लगता है कि ये मर्डर है, ठीक है ना, देखने से ही पता चलता है कि मर्डर है, ठीक है, अपराध किस प्रकार का है, कितने वर्ष की पनिशमेंट है, उसकी अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, सेशन न्यायालय को ट्रांसफ़र कर देता है केस, ठीक है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्राइबल होगा तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कर देता है, ठीक है। और सेशन के द्वारा है तो सेशन कर देता है। सेशन को कहाँ करता है, 209 में, ठीक है। 209 में क्या करता है, जब उसके पास केस आता है मजिस्ट्रेट के पास तभी वो क्या कर देता है, यदि उसको प्रतीत होता है, देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो मामला है वो सेशन न्यायालय के द्वारा ट्राइबल है, ठीक है, विचारणीय है, तो सेशन न्यायालय को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन यदि मान लीजिए उस पूरी आधी प्रोसीडिंग कर लेता है, ठीक है, ट्रायल चला लेता है आधा, और बीच में उसको पता चलता है, निर्णय के पहले कभी भी उसको पता चल जाता है मजिस्ट्रेट को कि यह जो मामला है वो सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो वो क्या करेगा, आपका जो धारा 323 है,
323 के तहत उसमें क्या करता है, मामले को सेशन न्यायालय में ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ट्रायल करने से पहले यदि उसको पता चल जाता है तो 209, और बीच में अगर कहीं पता चलता है तो 323 में ट्रांसफ़र करता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये बात आप याद रखना, 209 323 ये बाद में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट क्या करता है, किसी अपराध का संज्ञान लेता है, और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो है वो भी संज्ञान ले सकता है, लेकिन उपधारा 2 के अधीन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसको क्या किया है, एम्पावर्ड किया हो तब। ठीक है, तो कब किन दशाओं में वो संज्ञान ले सकता है, उन तथ्यों का जिनसे ऐसा अपराध बनता है परिवाद प्राप्त होने पर, यानी कि जब कंप्लेंट फाइल की जाती है, कंप्लेंट कहाँ पे बताया गया है आपका, सेक्शन 2D में क्या बताया गया, कंप्लेंट के बारे में बताया गया है। तो यदि मान लीजिए कोई परिवाद किया जाता है, परिवाद दाखिल किया जाता है, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, ऐसे मामलों का संज्ञान ले सकता है। और दूसरा आता है आपका कि पुलिस रिपोर्ट पे, यहाँ पे यदि पहला कौन सा हो गया, परिवाद पे, दूसरा हो गया पुलिस रिपोर्ट पे, तो मजिस्ट्रेट कैसे संज्ञान ले सकता है, पहला तो आपका आता है परिवाद और दूसरा आता है पुलिस रिपोर्ट। जब पुलिस में जब FIR वगैरह की जाती है, अब वहाँ पे पुलिस क्या करती है, एक रिपोर्ट तैयार करती है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट को भेजती है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे किस धारा भेजती है और किस धारा में भेजती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किस धारा के तहत जो पुलिस है वो रिपोर्ट भेजती है, पुलिस रिपोर्ट तैयार करके मजिस्ट्रेट को। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, परिवाद पर, और दूसरा पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया जा सकता है किसके द्वारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कौन सा होना चाहिए, जिसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एम्पावर्ड किया हो, वह हो सकता है। और तीसरा आता है आपका पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इस इत्तिला पर या स्वयं अपनी इस जानकारी पर कि ऐसा अपराध किया गया है। अब पुलिस अधिकारी नहीं कर रहा है, या ठीक है कि पुलिस रिपोर्ट यहाँ पे फाइल नहीं कर रहा है, अब यहाँ पे क्या लगता है, जो मजिस्ट्रेट है उसको किसी अन्य व्यक्ति से इत्तिला प्राप्त हो, जैसे कोई जानकारी प्राप्त होती है, या फिर वो क्या कर सकता है, स्वयं ऑटो, यानी स्वयं से भी यदि उसको मजिस्ट्रेट को जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ऐसा अपराध हुआ है, तब वहाँ पर क्या कर सकता है, इसके अपराध का संज्ञान ले सकता है। अब यहाँ पर स्वयं के अपनी जानकारी में कैसे हो सकता है, या फिर प्राप्त इत्तिला पर, अब आपके जो धारा 319 है, ठीक है, धारा 319 क्या कहती है कि यदि मान लीजिए किसी भी अपराध का विचारण चल रहा है, ठीक है ना, कोई जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है, और बीच में पता चलता है कि कोई व्यक्ति है जिसको अभियुक्त नहीं बनाया गया है, और उसको भी क्या करना चाहिए, अभियुक्त बनाया जाना चाहिए। ठीक है ना, एक्यूज बनाना चाहिए, उसके खिलाफ क्या है, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, न्यायालय को प्रतीत होता है कुछ ठोस सबूत मिल गए हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, और जो अभियुक्त नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, 319 में, जो अभियुक्त नहीं है, तो उसको क्या किया सकता है, स्वयं ऑटो उसका संज्ञान ले जा सकता है और उसको अभियुक्त बनाया जा सकता है 319 के तहत। ठीक है, इसको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी शॉर्ट में आप समझ लीजिए 319 के तहत क्या कर सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में न्यायालय को प्रतीत होता है, ठीक है, उसके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिससे ऐसा उसकी राय है कि उसको अभियुक्त बनाया जाना चाहिए, तो वहाँ पर उसको क्या कर सकता है, अभियुक्त बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 190 में इम्पोर्टेंट क्या है आपका, कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ले सकता है, कौन क्या ले सकता है, संज्ञान किसी भी अपराध का। ठीक है, तो आप इस बात को गांठ मान दीजिए, यदि कोई भी अपराध होता है तो उसका संज्ञान कौन लेता है, मजिस्ट्रेट ही लेता है, डायरेक्ट सेशन न्यायालय नहीं लेगा। ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं लेता है, यहाँ पे कौन लेता है, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या फिर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, जिसे क्या किया गया हो, एम्पावर्ड किया हो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे दशाएं कौन कौन सी, मतलब कौन किस कंडीशन में ले सकता है इस संज्ञान, परिवाद पर, पुलिस रिपोर्ट पर, स्वयं की जानकारी पर, या फिर कोई किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये जो तीसरा पॉइंट है C नंबर का, ये 191 से कनेक्ट होता है। ठीक है, इसको अब आगे पढ़ने वाले हैं, तो 191 में आप इसको याद रखिएगा कि ठीक है, ये पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या स्वयं की जानकारी पर यदि अपराध का संज्ञान लिया जा रहा है, तब वहाँ पर इसके बारे में कुछ प्रोसीजर 191 में भी बताया गया है। तो 191 क्या कहता है, अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके अधिकार तक बाहर रहता है, फिर कहीं बाहर कारोबार वगैरह करता है, तब वहाँ पे अभियुक्त क्या कर सकता है, एक आवेदन दे सकता है कि यहाँ पे
कि सर इसको क्या किया जाए, अब जो हमारा केस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी अन्य जगह पे, ठीक है ना, जहाँ पर अधिकारिता रखने वाला कोई अन्य मजिस्ट्रेट है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। लेकिन यह कब किया जाएगा? तो जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध का संज्ञान 190 की उपधारा 1 के खंड गा, यानी कि जो मैंने अभी अभी बताया है कि जो सी नंबर का पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति से इत्तला प्राप्त होती है या स्वयं की जानकारी से, ठीक है, तो उस कंडीशन में अभियुक्त क्या कर सकता है, कोई साक्ष्य लेने से पहले इत्तला दी जाएगी, यानी कि जब एविडेंस रिकॉर्डिंग होती है न्यायालय के समक्ष, उससे पहले क्या किया जाएगा, अभियुक्त को इत्तला दी जाएगी कि वह मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट से जांच या विचारण कराने का हकदार है, ठीक है। उसको राइट है कि यहाँ पे साक्ष्य लेने से पहले ये करना होगा, ठीक है। कब करना होगा? साक्ष्य लेने से रिकॉर्डिंग, साक्ष्य एविडेंस रिकॉर्डिंग के पहले अभियुक्त को आवेदन करना होगा, ठीक है ना, ठीक है। और उसका ये राइट है, ठीक है ना, वो जांच या विचारण कराने का हकदार है किसी अन्य मजिस्ट्रेट से। और यदि अभियुक्त या यदि एक से अधिक अभियुक्त हैं, उनमें से कोई भी क्या करना चाहता है, संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट के सामने समक्ष आगे एक कार्रवाई किए जाने पर आपत्ति करता है, ठीक है, ऑब्जेक्शन उठाता है, तो मामला अन्य मजिस्ट्रेट को अंतरित कर दिया जाएगा, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि जो संज्ञान तो लिया गया था, अब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, उसको ट्रांसफर कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे पावर किसको ट्रांसफर करनी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास यहाँ पे आवेदन किया जाएगा और उसको क्या अन्य मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसफर करवाया जा सकता है। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है 192 क्या कहता है कि मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना। यदि मान लीजिए कोई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक, जैसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो क्या कर सकता है, जो कोई भी मामला है अपने अधीनस्थ किसी भी मजिस्ट्रेट को, जब प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट हो गया, किसी भी को भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, केस को अंतरण कर सकता है, उसके हवाले कर सकता है कि आप इसका ट्रायल करें, ठीक है। लेकिन तभी करेगा जब वो न्यायालय क्या हो, सक्षम हो, जो उसके अधीनस्थ हैं। तो यहाँ पे पहला क्या आता है कि कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच या विचारण करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। अब यहाँ क्या है, ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, वो अपराध का संज्ञान करने के पश्चात नहीं है, डायरेक्ट तो संज्ञान लेता नहीं है, ठीक है। संज्ञान कौन लेता है, जो आपका प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है, वो संज्ञान लिया, ठीक है। और बाद में क्या कर दिया, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेज दिया कि आप इसको कार्रवाई करें, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करेगा, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसका संज्ञान लेगा। अब वहाँ पे क्या है कि उसके पश्चात जो भी जांच विचारण है, अब वो चाहता है कि जो जांच विचारण है उसके अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट ही करे, तो वहाँ पे क्या कर सकता है कि वो सक्षम मजिस्ट्रेट को उसके हवाले कर सकता है कि आप इसकी जांच और विचारण करें। दूसरा आता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया है कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान करने के पश्चात मामले को जांच विचारण के लिए अपने अधीन किसी ऐसे सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है जिसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे, और तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है। अब यहाँ पर क्या बता दिया गया है था कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो क्या कर रहा है, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को, जो सक्षम मजिस्ट्रेट है उसको ट्रांसफर कर हवाले कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो भी क्या कर सकता है, संज्ञान लेने के पश्चात जांच विचारण के लिए अपने अधीनस्थ किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है। कौन? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। लेकिन प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट तभी करेगा जब क्या किया है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सशक्त किया गया हो, ठीक है, इम्पावर्ड किया गया है, तभी उसको क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है केस को, ठीक है ना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, साधारण विशेष आदेश द्वारा ऐसा निर्दिष्ट करता है कि तब ऐसा मजिस्ट्रेट जांच या विचारण कर सकता है, ठीक है। तो जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है तो किसको ट्रांसफर करेगा, जो सक्षम मजिस्ट्रेट है। सक्षम मतलब जिसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऐसा एम्पावर्ड किया हो कि आप इसका जांच विचारण कर सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी उसके हवाले कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो हवाले करना है उसका मतलब क्या होता है कि ऊपरी कोर्ट के द्वारा निचले कोर्ट को यहाँ पे केस ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 192। अब 193, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मामला होता है, जो अपराध होते हैं, उसका संज्ञान कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है। उसका कॉग्निजेंस कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है, डायरेक्ट सेशन न्यायालय नहीं लेता है। तो उसका यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा 193 में। तो 193 क्या कहता है कि अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान, तो सेशन न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान के बारे में 193 बताता है। इस संहिता द्वारा ये तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय,
इसका मतलब क्या है, इस संहिता का मतलब सीआरपीसी में या फिर तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, या तो सीआरपीसी में या फिर कोई अन्य विधि बनी हो, विशेष विधि बनी, स्पेशल लॉ बना हुआ हो, ठीक है, तो उसमें यदि अभिव्यक्त रूप से, ठीक है, स्पेशली उसको बताया गया है कि इसका जो संज्ञान है सेशन न्यायालय लेगा, तब तो सेशन न्यायालय लेगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे उपबंधित है तब, उसके सिवाय कोई सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है सुपुर्द। ऊपर हमने पढ़ा था हवाले का मतलब है कि जो ऊपरी कोर्ट है वो निचले कोर्ट को, ठीक है ना, ऊपर के कोर्ट द्वारा निचले कोर्ट को क्या किया जाता है, मामले को ट्रांसफर किया जाता है। और सुपुर्द का मतलब होता है कि निचले कोर्ट के द्वारा ऊपरी कोर्ट को मामला ट्रांसफर करना, ठीक है। तो सुपुर्द कहाँ किया जाता है, 209 में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 323 में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे कमिटल किया जाता है इस अपराध को, ठीक है, अपराध का संज्ञान करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आपको पहले बता चुका हूँ, जो संज्ञान है कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है, सेशन न्यायालय नहीं लेता है संज्ञान। सेशन न्यायालय संज्ञान डायरेक्ट तभी लेगा जब उसको स्पेशली उसको बताया गया हो कि हाँ इस अपराध का जो संज्ञान है वो कौन लेगा, सेशन न्यायालय लेगा। जैसे कि आप देखेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें बताया गया है कि उसमें जो संज्ञान है वो सेशन न्यायालय लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक SC/ST एक्ट है, वहाँ पे विशेष न्यायालय गठित किए जाते हैं, ठीक है ना। विशेष न्यायालय में सेशन न्यायालय को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट सेशन न्यायालय क्या कर सकता है, उसका मामले का संज्ञान ले सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका अपराधों सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान। अब यहाँ पर हम बात करें 194 की। अब सेक्शन 194 क्या बात करता है कि अपर और सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। अब यहाँ पे बस इतनी छोटी सी बात बताई गई है कि जो अपर सेशन न्यायाधीश हैं या फिर सहायक सेशन न्यायाधीश हैं, ये दो न्यायाधीशों की बात किया जा रहा है। किसके बारे में, एक अपर सेशन न्यायाधीश और दूसरा सहायक सेशन न्यायाधीश। इन दोनों को यदि सेशन न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है, उस खंड का सेशन न्यायाधीश जो भी होगा इस साधारण विशेष आदेश द्वारा उसके हवाले करता है। किसके हवाले करता है, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश का, तो वहाँ पे उसका क्या कर सकता है, वो उसका विचारण कर सकता है। या फिर जिनका विचारण करने के लिए उच्च न्यायालय विशेष आदेश द्वारा उन्हें निर्देश देता है, या तो सेशन न्यायालय क्या कर सकता है, विशेष आदेश द्वारा उनके हवाले करता है केस को, ठीक है, ट्रांसफर कर देता है, या फिर उच्च न्यायालय ने ऐसे कोई विशेष आदेश के द्वारा उनको डायरेक्शन दिया है, तब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपर जो सेशन न्यायाधीश हैं या फिर सहायक सेशन न्यायाधीश है उन मामले को विचारण कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 194। तो अभी हमने पढ़ा क्या क्या, संज्ञान लिया जिसे मजिस्ट्रेट लिया, उसके बाद अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा यदि अभियुक्त विचारण करवाना चाहता है तो वहाँ पे करवा सकते हैं 191 के तहत आवेदन करके। 192 में हमने देखा था कि मामले को मजिस्ट्रेटों के हवाले करना, ठीक है। 193 में हमने देखा कि अपराधों का संज्ञान सेशन न्यायालय द्वारा, ठीक है ना, कब लिया जा सकता है और कब नहीं लिया जा सकता। 194 अपर सहायक से। अब यहाँ पे 195 और 196 इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और आज के हम डिस्कस करेंगे 197, ठीक है। 197 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। तो न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन, जो न्यायाधीश हैं और लोक सेवक द्वारा, ठीक है, या तो लोक सेवक कौन होंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे। तब वहाँ पे जो उनके द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसका विचारण किस प्रकार से किया जाएगा, उसका अभियोजन कैसे किया जाएगा, उसका संज्ञान कैसे लिया जाएगा, यहाँ पे बताया गया है 197 में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया कि जब किसी व्यक्ति पर जो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या ऐसा लोक सेवक है या था जिसे सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो क्या है, वो न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है या ऐसा लोक सेवक है, या फिर न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या लोक सेवक था,
ठीक है ना, या तो रहा है या अभी भी है या फिर पहले था, जिसे क्या किया जा सकता है, सरकार के द्वारा या उसकी मंजूरी से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध यहाँ पे अभियोजन की बात की जा रही है और उनके द्वारा अपराध का अभियोग है जिसके बारे में अभिकथित है कि वो उसके द्वारा तब किया गया था जो अपनी पदी कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था, यानी कि जब वह अपने ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था तब उसके द्वारा कोई ऐसा अपराध हो जाता है, ठीक है, तब वहाँ पे उसके अभियोजन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। तो उसका अपराध कब हुआ था, जब वो अपने पदी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, यानी कि अपनी ड्यूटी के डिस्चार्ज कर रहा था, तो वहाँ पे उसके द्वारा कोई ऐसा अपराध हुआ है। तो ऐसे कार्य करना तात्पर्य है, तब कोई भी न्यायालय अपराध का संज्ञान किस प्रकार से लेगा। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में यथान्यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कि जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया था उसमें जो भी उपबंधित है उसके सिवाय, ठीक है ना, उसमें जो लिखा है तो वो तो होगा ही, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सेक्शन की, ठीक है। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जो भी उपबंधित है उसके सिवाय की बात की जा रही है। उसके अलावा क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति की दशा में जो संघ के कार्यपालक के संबंध में यथास्थित नियोजित है या अभिकथित है अपराध किए जाने के समय नियोजित था, यानी कि जो केंद्र सरकार के द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति है नियोजित किया गया था, ठीक है ना, संघ के कार्यकलाप के लिए, तब वहाँ पर, या फिर ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार द्वारा राज्य के कार्यकलाप के लिए किसी व्यक्ति को अपॉइंट करता है, तो वहाँ पर केंद्र सरकार का कर्मचारी है तो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना, और राज्य सरकार है तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लिया जाएगा किसी भी न्यायालय के द्वारा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर सबसे छोटी सी बात इतना समझिए कि न्यायाधीश और लोक सेवक जो है, ठीक है, तो लोक सेवक कौन से, जिनको सरकार के द्वारा या उसकी मंजूरी से ही हटाया जा सकता है, वो क्या करते हैं, अपने पद कर्तव्यों के निर्वहन में कोई ऐसा कार्य कर देते हैं जो अपराध हो जाता है, ठीक है। तो वहां पर उनके खिलाफ अभियोजन तभी चलाया जा सकेगा किसी भी न्यायालय के द्वारा जो, यदि केंद्र सरकार द्वारा वह व्यक्ति नियोजित था तो वह केंद्र सरकार पूर्व अनुमति लेगा, और राज्य सरकार द्वारा अभियोजित था, नियोजित था, अपॉइंटमेंट किया गया था, तो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही उसका अपराध का संज्ञान लिया जाएगा न्यायालय के द्वारा। अदरवाइज वहाँ पे जब तक पूर्व मंजूरी नहीं ली जाती तब तक इस अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ अपराध क्या ऐसे भी हैं जिसका मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है केंद्र की या राज्य की। तो यहाँ पे एक स्पष्टीकरण है जिसको जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, ये आपका जो स्पष्टीकरण है ये जोड़ा गया था आपको दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा, ठीक है। तो 2013 में काफ़ी ज़्यादा मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे और 2018 में मेजर अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता दिया गया है कि शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि ऐसे किसी लोक सेवक की दशा में जिसके बारे में अभिकथन किया गया है, ठीक है, क्या अभिकथन किया गया है कि वह उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 166A या 166B या 354 जो छेड़छाड़ से रिलेटेड है महिलाओं के ऊपर, ठीक है, तो यह लज्जा भंग से संबंधित है, ठीक है, उत्पीड़न से संबंधित है। तो यहाँ पे जो छेड़छाड़ से रिलेटेड है, रेप से रिलेटेड मैटर है, तो वहाँ, और या फिर लज्जा भंग जो आपको 509 में बताया गया था, इसमें कोई भी पूर्व मंजूरी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है, इसमें पूर्व मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। या अदरवाइज इसके अलावा कोई अपराध है तो उसमें आपको पूर्व मंजूरी लेनी होगी, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखना है। अब इसको याद कैसे रखेंगे, जिसमें 197 है, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि आईपीसी में आप देखते हो कि वहाँ पे न्यायाधीश को भी परिभाषित किया गया है। अब न्यायाधीश को परिभाषित कहाँ गया है इसको याद रखना है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 197 है, ठीक है, 197 में 7 हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा 19, और 19 में न्यायाधीश की परिभाषा बताई गई है आईपीसी में, ठीक है। 19 में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, न्यायाधीश और उनका लोक सेवकों के अभियोजन के बारे में बात की जाती है, तो 197, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लोक सेवकों के विरुद्ध, लोक न्याय के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनमें साक्ष्य जो है वो गलत दे दिया जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उनकी अवमानना की जाती है, तो वहाँ पर उसके किस प्रकार से अभियोजन किया जाएगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।